गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें, दिनेश, दीपक, तृप्ति, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, क्लास लाइव हो चुकी है। यानी आज 13 फरवरी 2024 है। शाम के 4 बजकर लगभग 5 मिनट का समय हो रहा है। और आज मुझे जो डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो मार्केट, कॉस्ट और प्रोडक्शन, इन तीनों टॉपिक के बाद अगले टॉपिक की बात करनी। जितना मैंने बताया आपके लिए वो इनफ होगा, उससे ज्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, साहिल बिल्कुल कोशिश करेंगे, और दीपक, बरखा, वेरी गुड इवनिंग। एक बार यस का कमेंट कर दे। मार्केट के अंदर मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स पढ़ाई हैं और ये बताया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार में हो। प्राइस रिजिडिटी यानी कीमत कठोरता, ये आपके पास ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार बाजार में होगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट आपके होमोजीनियस यानी एक जैसे होंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यानी कि आपके पास अलग अलग हेट्रोजीनियस होंगे। प्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया कि जितना इनपुट चेंज करेगा अगर उतना ही आउटपुट चेंज करेगा। तो याद रखना, इनपुट और आउटपुट दोनों का चेंज करना क्या कहलाएगा सर? अगर इक्वल है तो कांस्टेंट। अगर इनपुट से ज्यादा आउटपुट कर रहा है, जितना हम लगाते हैं चेंज होना उससे ज्यादा आउटपुट कर रहा है, तो वो इंक्रीजिंग है। और अगर कम कर रहा है तो वो डिक्रीजिंग, मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने बताया है कि सर यहां तीन सिचुएशन है, तीन स्टेजेस हैं। बेस्ट जो होगी वो सेकंड वाली होगी। इसके बाद हमने कॉस्ट पढ़ा कि खर्चा कितना होगा। डायरेक्ट किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, फिक्स कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, एवरेज निकालेंगे, मार्जिनल निकालेंगे, ये सारी बातें की है। अब जो आगे की बात होने वाली है, पर कैसे बात होगी साहिल, कोशिश करता हूं मैं बताऊं आपको। बाकी सबके बारे में बात करेंगे। और मैंने ये कहा था आप लोगों से, देखो बजट के विषय में, क्योंकि देखो बजट एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि बजट 2024 हमारा आ चुका है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा भाई, सभी लोगों से, कि जिन लोगों ने बजट पढ़ना है 2024 का, लगभग मैंने 1 घंटे की वो एक वीडियो बनाई है। और उसमें पूरा का पूरा जो बजट 2024-25 है, ये मैंने एनालिसिस किया है। उसमें मैंने आपको एक एक बात बताई है कि सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखा है। आप इसे जस्ट जाइए यूट्यूब पर, क्योंकि देखो अब हर स्टूडेंट को, जो हमसे पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली, जो पढ़ चुके हैं, या हर क्लास में, एवरी बैच, हर क्लास में आपको ये तो टॉपिक चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर एक क्लास अवेलेबल करा दी गई है, और आप इस क्लास को जाकर देख सकते हैं। इस नाम से सर्च कर लीजिए, बजट 2024 बाय राशिद सर। अगर आप ऐसे भी सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। और कैरियर विल एसएससी 2024 पर आप जाओगे तो भी मिल जाएगा। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप सभी लोग वहां से देख लें, क्योंकि इंडिविजुअली देखो हर बैच में तो एक क्लास नहीं कराई जा सकती। मेरी बात समझना। तो क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, परवीन, दीपक, अरिंदम, एवरीवन। तो ये हाँ, अगर आपको इस क्लास के किसी भी कंटेंट में डाउट है, अगर थोड़ा सा भी, कि भाई ये कंटेंट आपको समझ नहीं आया, तो उस डाउट वाले पोर्शन को तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इंडिविजुअली हर क्लास में अलग अलग से चैप्टर नहीं करा सकता। एसी और एमसी के बारे में रिलेशन बताया था। और फाइनेंस कमीशन के 3 मेंबर भी आ चुके हैं, नए मेंबर। यानी जो बनेगा, जो 16वां फाइनेंस कमीशन होगा, हाँ उस पर बात कर लेंगे। वो अभी डिसाइड हो चुके हैं भाई, वो कौन होने वाले। लेकिन पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पहले आप उसके बारे में पढ़िए ध्यान से। और जो मैं आपसे कहूं सिर्फ उसको सुनिएगा। अगर उसके बाद कोई डाउट रहे पूछिएगा मुझसे। क्लास छोटी है, आपके डाउट आराम से बताऊंगा आज। ध्यान से समझो मेरी बात। देखो, एक वर्ड आता है जिसे रेवेन्यू कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में आगम कहते हैं। आगम क्या होता है पहले समझो। मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, देखो प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा आता है उसको लागत कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च होता है उसको लागत कहते हैं। और बेचने से जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं? उसी को आगम कहते हैं। किसी प्रोडक्ट को बेचने से, जब मार्केट में कोई भी सामान बेचा जाएगा और उससे जो कमाई होगी, उसको आगम कहते हैं, यानी रेवेन्यू कहते हैं। तो पहली चीज याद रखना, रेवेन्यू क्या होता है सर? ये रेवेन्यू मीन्स से वस्तु बेचने से
प्राप्त आय। अब यहां पर एक बात समझना, अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल रेवेन्यू किसे कहेंगे, तो आप मुझे एक वर्ड बताओ कि टोटल रेवेन्यू यानी कि टीआर कहते हैं, कुल आगम कहते हैं, ये क्या होगा? तो टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम होता है इसका मतलब होगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जब हम सारी यूनिट की बात करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की सारी यूनिट बेचने पर जो टोटल प्रोडक्ट होंगे उनकी सभी यूनिट बेचने पर जो इनकम होगी उसको कुल आगम कहा जाएगा, यानी किसी वस्तु की सभी इकाइयों को बेचने से प्राप्त आय। सभी इकाइयों को, सभी यूनिट्स को यानी इकाइयों को बेचने से प्राप्त आय, इसे क्या कहेंगे हम? इसको कहा जाएगा टोटल रेवेन्यू। अच्छा, अगर मुझसे कहा जाए कि टोटल रेवेन्यू यानी टीआर कहते हैं शॉर्ट में, ये कैसे निकाला जाए, तो देखो एक बात याद रखना कि टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए हमारे पास जो कीमत होगी, जो भी कीमत है किसी वस्तु की, और जितनी यूनिट हमने बेची है या क्वांटिटी हमने बेची है, अगर कीमत और उसकी क्वांटिटी को गुणा कर दिया जाए, आपसे ये कहा जाता है कि जो कीमत है हमारी, वो कीमत हमारी 50 रुपए है और हमने उसकी मिलाकर 20 यूनिट बेची हैं। 50 रुपए की कीमत में 20 यूनिट को बेचा तो टोटल कितना कमाया? 1000 रुपए कमाया। ये सीधा सा लॉजिक है, 50 को गुणा कर देना है 20 के साथ, तो ये टोटल रेवेन्यू को निकाला जाएगा। अब आप मुझे बताओगे, मैं आपसे पूछता हूं मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा, तो आप कमेंट करो भाई मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम कैसे निकाला जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम यानी एमआर कैसे निकाला जाए? तो एमआर कैसे निकाला जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा? एमआर कैसे होगा? अब आप मुझे आंसर करो, एमआर का तरीका क्या होता है, एमआर किसे कहते हैं? याद कर लो, मैंने बार बार ये बात बोली है, जितना टोटल में चेंज आएगा, जितना चेंज होगा टोटल रेवेन्यू में, यानी कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, चेंज होगा टोटल रेवेन्यू में, या फिर आप इसे कहते हो एडिशनल रेवेन्यू। जो एक्स्ट्रा मिलेगा, जो एडिशनल मिलेगा, उसी को कहा जाए, ठीक है? जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा, कुल उपयोगिता में कुल आगम में परिवर्तन होगा या अतिरिक्त आगम मिलेगा, जितना चेंज होगा कुल आगम में परिवर्तन होगा, और मैंने आपको देखो एक बात बताई है, या अतिरिक्त होगा। कि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, एक्स्ट्रा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समझो। तो आप कहोगे सर एमआर, अगर मान लीजिए मुझे एन नंबर ऑफ यूनिट का निकालना है, कोई भी यूनिट का, तो उसके टोटल में से, उसकी टोटल रेवेन्यू में से उससे पहले वाले का एक टोटल माइनस कर देना। यही बात मैंने सिखाई है ना आपको बार बार कि सर कभी भी मार्जिनल का मतलब डिफरेंस निकालने से होता है। तो एमआर निकालना हो तो जो टोटल रेवेन्यू है उसमें एक पहले वाले का टोटल माइनस करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पूछूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज यानी औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम कैसे निकालते हैं? औसत आगम जिसे शॉर्ट में हम एआर कहेंगे, एआर कहेंगे, इसका मतलब होता है पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट, यानी एक यूनिट का कितना होगा रेवेन्यू पर यूनिट। और जब हम पर यूनिट में निकालते हैं तो आपको ये पता है एवरेज निकालने के लिए प्रति इकाई निकालना, तो जो टोटल रेवेन्यू है उसको नंबर ऑफ यूनिट से भाग कर दिया जाए। जितनी यूनिट का निकालना है, जो हमने कॉस्ट में भी करा है, प्रोडक्शन में भी करा है हमने, तो जो प्रति इकाई आगम होता है उसी को औसत आगम कहते हैं, प्रति इकाई
आगम होता है उसी को औसत आगम कहा जाता है। तो एवरेज के लिए तो नंबर से डिवाइड करते हैं, मार्जिनल के लिए डिफरेंस निकालते हैं। छोटू अभी कमेंट में करूंगा टैक्सेस और चार्जेस में क्या अंतर होता है, लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है पहले उस पर ध्यान फोकस करो, वरना ये मिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे एक बार डन करिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए मेरी भाई, अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा मेरी, कि सर यहां पर हमने टोटल निकाला, मार्जिनल निकाला और एवरेज निकाला। एक्चुअली एग्जामिनर हमसे कभी कभी सवाल कैसे पूछता है, जरा उसको समझ, थोड़ा सा वेट करना, एक बात बताना मुझे। देखो एक्चुअल में हमारे पास दो सिचुएशन है, वेट करना जरा। देखो हमारे पास एक तो ये होता है प्राइस इक्वल होते हैं, प्राइस आर सेम, और प्राइस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल या वेरिएबल हो। पूरी बात समझना पहले, प्राइस आर वेरिएबल या फ्लेक्सिबल या चेंज होने वाले, आर सेम और फ्लेक्सिबल, फिक्स और फ्लेक्सिबल हो। अच्छा अब मेरी बात समझना, देखो अब कभी जाते हो, मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हो आप शॉपिंग करने के लिए, और आप उससे ये कहते हो भाई कि एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। वो आपसे ये कहता है कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो मान लेते हैं 10 रुपए का। आपने कहा भाई एक है 10 का, चलो हम दो खरीदेंगे, तो कितने रुपए का दोगे? बात समझना, एक अगर 10 का है तो दो कितने का दोगे? वो कहेगा भाई दो 20 रुपए के दूंगा मैं, हमारे यहाँ पैसे कम नहीं होते। आप अगर 50 भी खरीदोगे तो भी कमी नहीं होगी, 10 रुपए का एक रहेगा, ऐसा होता है। दूसरा ऐसा भी होता है, किसी दुकान पर आप जाओ तो आप उससे पूछो कि भाई एक कितने का है, वो कहेगा 10 रुपए का है। बस समझना, हाँ बिल्कुल आता है, कभी कभी छोटे पॉइंट आते हैं, बिल्कुल परवीन बहुत छोटे आते हैं। तो उसने कहा 10 रुपए का है, लेकिन अगर आपने कहा कि हम दो लेंगे, तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, अगर दो लोगे तो मैं तुम्हें 18 रुपए के दे दूंगा। ऐसा भी होता है कई बार कि सर अगर हम ज्यादा लेंगे तो कीमत को कम कर लेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि एक अगर लोगे तो 10 रुपए का है, और अगर दो लोगे तो 22 देने पड़ेंगे? ऐसा मुमकिन है कि आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा? अगर होगा तो हम कहेंगे दो अलग अलग दे दो, 20 रुपए के आ जाएंगे फिर। यानी कहने का अर्थ ये है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप कितनी भी यूनिट लो पर कीमत जो है वो चेंज नहीं होगी, या दूसरी यूनिट बात ये कि अगर आप ज्यादा यूनिट लोगे, जितनी ज्यादा यूनिट लोगे कीमत उतनी कम होती चली जाएगी, कीमत ज्यादा कभी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहां पर इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं और एग्जामिनर क्या पूछने वाला है आपसे वो समझना, कि सर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक यूनिट है जो एक से लेकर मान लीजिए 5 तक हमने एज्यूम कर लिया है, एक से लेकर 5 तक, और हमारी जो कीमत है क्योंकि वो फिक्स मानी है हमने, कीमत जो है वो 10 रुपए होगी। अब हम कितनी भी यूनिट खरीदे कीमत जो है वो 10 रुपए रहेगी। ठीक है, या मैंने कहा प्राइस अगर फ्लेक्सिबल होंगे, बदलने वाले, हमने यूनिट ली एक से लेकर 5 तक, एक से लेकर 5 तक, और जो हमने प्राइस लिए हैं, बात समझना, वो लिए अगर एक लेते हैं 10 के हिसाब से, दो लेते हैं तो 9.5 के हिसाब से, तीन अगर लेंगे तो 9 के हिसाब से, चार अगर लेंगे तो 8.5 के हिसाब से, और 5 लेंगे तो 8 के हिसाब से। ये हो सकता है, पॉसिबल है। यानी कि जब मैं टोटल रेवेन्यू टीआर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 10 रुपए के हिसाब से एक यूनिट अगर लूंगा तो 10 रुपए कमाऊंगा, 10 के हिसाब से दो बेचूंगा
तो 20 हो जाएंगे, 10 के हिसाब से 3 बेचे तो 30 हो जाएंगे, 10 रुपए के हिसाब से ही 4 यूनिट बेची तो 40 हो जाएंगे, और 10 के हिसाब से 5 बेची तो 50 हो जाएंगे। और अगर फ्लेक्सिबल है और टोटल रेवेन्यू मैंने निकाला, देखो ये पूरा बनाने को नहीं आएगा, मैं सिर्फ जो समझा रहा हूं वो समझना। यानी कि अगर 10 के हिसाब से एक बेचा तो 10 का, दो बेचे 9.5 के हिसाब से तो 19 रुपए होंगे, 9 रुपए के हिसाब से 3 बेचे तो 27 रुपए होंगे, 8.5 के हिसाब से अगर 4 बेचे हमने तो 34 रुपए होंगे, और अगर 8 की कीमत में 5 बेचे तो 40 रुपए की कमाई होगी। अब मार्जिनल निकालें, अगर मार्जिनल क्या होता है, डिफरेंस, मार्जिनल एमआर, मार्जिनल, तो मार्जिनल के लिए पहला छोड़ देंगे, पहला छोड़ देंगे। देखो 20 रुपए हो गए, उससे पहले 10 थे तो चेंज कितना आया, 10। 30 हुए, उससे पहले 20 थे टोटल, ये होता है ना, ऐसे निकालते हैं 10। 40 में से 30 थे पहले, फिर 10 का डिफरेंस हुआ, और 50 में से 40 थे पहले तो 10 का डिफरेंस। यहां पर अगर डिफरेंस निकालोगे तो 19 से 10 थे पहले 9 का डिफरेंस आया था, 27 से पहले 19 थे तो 8 का डिफरेंस हुआ था, 34 से पहले 27 थे तो 7 का डिफरेंस हुआ, और 40 से पहले 34 थे तो 6 का डिफरेंस। डिफरेंस समझना है। फिक्स्ड में कैसे प्रॉफिट हो सकता है सर? भाई मैंने कहा कीमत फिक्स है मेरे भाई, बात समझो, कीमत जो रखी जाती है उसमें पहले से प्रॉफिट इंक्लूड होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो लोग अपना मार्जिन कम कर लेते हैं। भाई अगर कोई इंसान मान लो 10 प्रोडक्ट बेचता है, हर प्रोडक्ट पे 5 रुपए कमाता है, तो 50 रुपए कमा रहा है वो, उसने कहा मैं 10 का ही बेचूंगा, हर प्रोडक्ट में मैं 5 रुपए कमाऊंगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन दूसरा इंसान ये कहता है कि नहीं, मैं 50 बेचूंगा, 10 नहीं 50 बेचूंगा, लेकिन हर किसी पे 5 नहीं 2 रुपए कमाऊंगा, 3 रुपए कमाऊंगा। तो आप कहोगे सर तब भी वो ज्यादा कमा लेगा, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा सेल कर रहा है, ज्यादा यूनिट बेच रहा है। अब देखो यहां पर आपने कहा एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज का तरीका होता है कि टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से भाग करते, 10 को 1 से भाग किया तो 10 आएगा, 20 को 2 से भाग किया तो 10 आएगा, 30 को 3 से भाग करेंगे तो भी 10 आएगा, ध्यान से समझना, 40 को 4 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 50 को 5 से करेंगे तो भी 10 आएगा। लेकिन अगर हम इस वाले में केस में एआर निकालेंगे एवरेज, अगर हम 10 को 1 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 19 को 2 से भाग करेंगे तो 9.5 आएगा, 27 को भाग करेंगे 3 से तो 9 आएगा, 34 को भाग करेंगे 4 से तो 8.5 आएगा, और 40 को भाग करेंगे 5 से तो 8 आएगा। जो मैं कह रहा हूं बस उतनी बात समझना। सर ये चार्ट बनाने को आएगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आएगा भाई, बस मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने कहा जो पी वैल्यू है, पी मतलब प्राइस है, जो ए आर है एवरेज रेवेन्यू, और जो एम आर है मार्जिनल रेवेन्यू, इन तीनों के बारे में मुझे सोच के बताओ ये तीनों में क्या नजर आ रहा है आपको। यानी जो पी है, जो ए आर है, और जो एम आर है, इन तीनों में क्या संबंध दिख रहा है आपको, बस ये बताना है। तो आप कहोगे देखो पहले वाले केस में जो वैल्यू पी की है वही वैल्यू ए आर की है, वही वैल्यू एम आर की है। दूसरे केस में जो वैल्यू पी की है वही ए आर की है, लेकिन एम आर की वैल्यू उससे छोटी है, एम आर की वैल्यू उससे छोटी है। सवाल सिर्फ इतना आता है कि अब जिस बाजार में कीमत फिक्स होती है उस बाजार को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। याद करिए मैंने मार्केट पढ़ाई थी आपको और उसमें पढ़ाया था परफेक्ट कंपटीशन में कीमत ना बढ़ती है ना कीमत घटती है, सब लोग एक जैसी कीमत पर बेचते हैं, जिसको हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा था। बोलो हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो था जहां सारे प्रोडक्ट एक जैसे थे, और इसीलिए वहां कीमत जो है वो एक जैसी थी। और जहां कीमत बदल रही है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, ज्यादा लेने पर कीमत घट जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाया था मैंने आपको, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। अब देखो सवाल ये बनेगा, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, प्राइस सदैव बराबर होता है किसके?
एक सवाल ये पूछा हुआ एग्जाम में, सदैव बराबर होता है किसके? ऑप्शन होगा ए आर के, एम आर के, एवरेज कॉस्ट के, या मार्जिनल कॉस्ट। बस इतना क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है आपको कि कीमत हमेशा किसके बराबर होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत 25 रुपए हो, बिल्कुल यही शब्द आए थे, कीमत 25 रुपए हो तो एम आर क्या होगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 25 रुपए होगा, 25 से अधिक होगा, 25 से कम होगा, या चौथा एम आर नहीं निकाल पता, नहीं बता सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, सिर्फ इतना सवाल पूछा है। देखो तो आपने क्या देखना है, सर ये पूरी कहानी जो मैंने बताई है वो इसलिए कि प्राइस यहां पर भी हो तो बराबर होगा, यहां पर हो तो भी बराबर होगा, यानी प्राइस ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब ऑलवेज लगा दिया है मैंने। छोटू वेट कर ले भाई मेरे, जो भी हो तुम्हारा नाम असली, यही असली नाम है। मैंने कहा टैक्स और चार्जेस में सारा डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसका कोई आंसर नहीं किया आपने। मुझे बताओ, अगर अपने डिफरेंस जान भी लिया तो वो कोई एग्जाम में आने वाली बात नहीं है ना। चार्जेस अलग होते हैं, टैक्सेस अलग होते हैं। चार्जेस कंपनी खुद लेती है अपने लिए, अपने पास रखती है, और टैक्सेस जो लेती है वो सरकार को देती है। तो टैक्सेस सरकार को दिए जाते हैं और चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा अपने पास रखे जाते हैं। इसलिए भी कंसेप्ट पर आओ ना, पहले उसको तो बताओ। तो देखो ये दो क्वेश्चन आए एग्जाम में, सर इसका जवाब होगा प्राइस हमेशा एआर के बराबर होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में अगर कीमत 25 रुपए हो तो मुझे पता है जो कीमत होगी वही एआर होगा और वही एमआर होगा। तो क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं, अगर ये 25 है तो ये 25 है, ये भी 25 होगा। दोनों तीनों 25-25 ही तो होंगे सुष्मिता, क्योंकि आप देखो पॉइंट को, सर आपने ये बोला था। और अगर मान लो मैं ये कह दूं इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की जगह एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अगर मान लो ये क्वेश्चन लगा दूं, भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है, सर एकाधिकारिक प्रतियोगिता हो तो जितना पी होगा एमआर उससे कम कम होगा। अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो ये आंसर लगेगा, एकाधिकारिक प्रतियोगिता है तो 25 से कम, ये वाला आंसर लगेगा। बस इतने सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना, देखो ये वो सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, सर बहुत टिपिकल लग रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमने कभी पढ़ा नहीं है, क्या पढ़ना जरूरी है, स्किप कर दे, छोड़ दे। तो देखो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो आप। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो एक्चुअल लड़ाई है वो 140 नंबर की, 150 नंबर की, 100 नंबर की, 120 नंबर की नहीं है, वो लड़ाई है दूसरे से बेहतर होने की। कंपटीशन का कभी भी मतलब याद रखना, ये नहीं होता कि आप कितना स्कोर बना रहे हो। कंपटीशन का मतलब ये होता है दूसरा इंसान कितना बना रहा है, देन आप कितना बना रहे हो। तो मैंने क्वेश्चन बता दिए, वैसे ही इंग्लिश में भी लिखते, अरे भाई ये तो सिर्फ कराने के लिए, समझाने के लिए पूछ लिया मैंने कि भाई आप बताओ प्राइस है। तो कंपटीशन में आपको दूसरे से बेहतर बनना पड़ेगा। तो अगर आप सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओ। ये ऐसे क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, अगर ये एक दो क्वेश्चन भी आ गए ना, लेकिन मानिए आपके 4 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे दूसरे के मुकाबले। बहुत सारी जगहों पर इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसको पढ़ाना मतलब खुद का नुकसान कर लेना है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो जितना पढ़ रहे हो वो भी बेकार है। क्वालिफाई करने के लिए आप आए हो, जो हो सकता है जितना समय उसको यूटिलाइज करो। समय नहीं होता तो हम भी छुड़वा देते हैं, समय है तो जरूर पढ़िए उस काम को। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने बताया वो हमेशा याद रहेंगे। सर 2 बातें याद करनी है बस,
इनका संबंध इसमें कैसा होगा और इसमें, बस और कुछ याद नहीं कर, नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लीजिए। सॉरी, अगली थ्योरी जो पढ़ाऊंगा मैं वो डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ाऊंगा। ये जो डिमांड और सप्लाई होगा हमारा, इससे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जो शुरुआत करनी है वो, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो देखो होता क्या है, मेरी बात समझना कि सर जनरली तौर पर हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, पूरी बात समझना, तो किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से हमें क्या मिलता है। तो आप कहोगे सर जब हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे एक संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाया है, आपने कुछ पिया है, आपने कहीं घूमने के लिए गए, आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, आपको क्या मिल रहा है उस काम को करने से। सर जनरली तौर पर हम बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन जब हम कोई कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई खर्च कर रहे हैं किसी भी चीज के इस्तेमाल के लिए, तो बदले में क्या मिल रहा है हमें उससे, एक संतुष्टि मिल रही है। वो संतुष्टि को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने कहा कि सर यूटिलिटी हमारी होती है, यानी कोई भी सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन यूटिलिटी को हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैंने भाई कोई भी चीज खाई, उससे मुझे 10 यूटिल्स मिली। यूटिलिटी को किस में मापा जाता है, यूटिल्स में मापा जाता है। इसको मापने का एक तरीका होता है, जैसे कोई चीज मीटर में होती है, कोई लीटर में होती है, कोई किलोग्राम में होती है ना, अलग अलग होती है। वैसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स में मापा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में आती भी है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगी, एम्पेयर किसका होगा, इस तरीके से। तो 10 यूटिल्स मैंने कहा यूटिलिटी होती है। लेकिन सवाल यह है मेरा कि जब हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रोविजन है, एक रूल है, वो ये कहता है आपने जो पहली बार इस्तेमाल की कोई चीज, उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, बस समझना, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन अगली बार जब आप उसे यूज करोगे, सेकंड यूज करोगे, तो पहले से कम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम करोगे और कम हो जाएगा, उसके बाद करोगे और कम हो जाएगा। तो यानी आप ये कहोगे कि मेरे दोस्त, हर बार जितनी बार आप यूज करोगे उतनी बार सेटिस्फैक्शन पहले से हमेशा कम होता है। भाई सीधा सा आपने देखोगे अपनी लाइफ में, सोचिए ना, जो चीज आप फर्स्टली करने जा रहे हो उसका जो एक्साइटमेंट होगा वो अलग होगा। देन जो चीज आपके रूटीन में हो चुकी है, जो काम आप बार बार कर रहे हो, फिर कोई जरूरत नहीं, उतना नहीं रहता उसको सेटिस्फेक्शन। कई बार तो उसको करने का मन नहीं कर रहा कि ठीक है इसको नहीं खाना, इसको नहीं पहनना, इसको नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेट आप क्या कहोगे कि सेटिस्फेक्शन जो होता है हर बार जो मिलता है वो पहले से कम ही होता है, ये रूल कहता है। ठीक है, इस बात को बस याद रखना है, और इसी के बेस पर आपको ये सारे सवाल जो होंगे मेरे साथ वो
सॉल्व करने होंगे कि सर क्या होगा, देखो तो मैं ये कहूंगा यूटिलिटी क्या है मेरी। तो सबसे पहले बात आएगी यूटिलिटी की, उपयोगिता की। उपयोगिता, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है, मींस सेटिस्फैक्शन लेवल। हम किसी चीज से कितने सेटिस्फाई हैं उसको हमने यूटिलिटी कहा है। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि का दूसरी बात, यूटिलिटी को अगर हम मापते हैं, यूटिलिटी कैलकुलेट या मेजर इन यूटिल्स। उपयोगिता का मापक यूटिल्स है, का मापक यूटिल्स है, तो यूटिल्स में मापते हैं। अच्छा, एक्चुअल में जो यूटिलिटी है इसको आप काउंट नहीं कर सकते। हम थ्योरी बनाने के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर जो पहली रोटी खाई थी उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, जो दूसरी रोटी खाई उससे कम मिला। ये प्रेफरेंस ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन आप इसको नंबर नहीं दे सकते। बेसिकली हम समझने के लिए थ्योरी डेवलप तो कर लेते हैं कि सर समझेंगे कैसे अगर नंबर नहीं देंगे, लेकिन वास्तव में आपको कितना कुछ खाने या पीने या किसी भी चीज के इस्तेमाल से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसको फील कर सकते हो, गिन नहीं सकते। तो याद रखना, यूटिलिटी को काउंट नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी इज नॉट ए क्वांटिटेटिव। यूटिलिटी यानी उपयोगिता गणनात्मक नहीं होती। फील कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते, गणनात्मक नहीं होती। ये एक साइकोलॉजी है, यानी एक मनोवैज्ञानिक है। भाई हम किसी चीज को कितना रियलाइज कर पा रहे हैं। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये साइकोलॉजिकल है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये रियलाइज किया जाता है, फील किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे, तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली जाएगी? आप कहोगे सर जितनी भी यूनिट हम यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, उन सब से जो मिलेगा उसको टोटल कहेंगे, जिसको शॉर्ट में मैं टीयू बोलूंगा। बार बार लिखेंगे इस बात को। सर टोटल यूटिलिटी क्या होती है? आपने कहा यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी सभी इकाइयों से जो मिलेगा उसको टोटल कहेंगे। किसी वस्तु की सभी इकाइयों से, टोटल में बस एक ही वर्ड आना चाहिए, सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, उसी को टोटल कहा जाएगा। मेरी बात समझ में? तो उसी को टोटल कहा जाएगा। अब एक होता है सर मार्जिनल। अब मुझे बताओ मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल यानी कि सीमांत। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब आप मुझे आंसर करोगे। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में मैं एमयू कहूंगा।
तो शॉर्ट में MU कहा जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। ये आप बताओ भाई। या मैं पूछूंगा कि एवरेज क्या होगा, एवरेज यूटिलिटी। औसत उपयोगिता क्या होगी, तो ये भी आप मुझे बता सकते हो। औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी कैसे निकलेगी, क्या होगा इसका मतलब, जिसको शॉर्ट में AU कहूंगा, एवरेज। लेकिन इसके बाद एक बात याद रखना, हम मार्जिनल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, सारी निकालेंगे, लेकिन जो एवरेज होता है, जो AU होगा, एवरेज यूटिलिटी, कभी भी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताई ये बात, एवरेज जो होता है वो कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। एवरेज कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। एवरेज कभी भी शून्य और नेगेटिव नहीं होता, अच्छा, हमेशा धनात्मक होता है। MU जो डिफरेंस होता है ये सदैव कम होता है, मैं लिख रहा हूं सदैव घटता है, ऑलवेज डिक्रीज। जो MU है, मैंने कहा MU ऑलवेज डिक्रीज, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है सर, इफ और बट, हमेशा होने वाला है घटने। जो मार्जिनल है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो हमेशा घटता है। MU धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकता है। ये जो नंबर है ये घटते घटते जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन याद रखना जो एवरेज है वो कभी नेगेटिव नहीं हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी है MU पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, पॉजिटिव हो, जीरो हो या नेगेटिव भी हो सकता है। एवरेज कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास क्लियर, होपफुली। क्लास लाइव हुई भाई दोबारा से, और थोड़ा सा इशू आया था, बट अभी क्लास चल रही है भाई, ठीक है। अभी जो क्लास है वो एट प्रेजेंट चल रही है, आपकी लाइव हो चुकी है, वॉइस आ रही होगी मेरी। और देखो मैंने जो बात बताई थी, तो मैंने ये कहा कि ये कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये ठीक है आपने। अच्छा, एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालोगे सर, एवरेज का मतलब होता है जब हम पर यूनिट में निकालते हैं, यूटिलिटी पर यूनिट, यूटिलिटी पर यूनिट यानी प्रति इकाई उपयोगिता, प्रति इकाई उपयोगिता। तो प्रति इकाई उपयोग, चलिए भाई, मेरी आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहा है भाई, और बट इसको मैं पूरा कराता हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे। तो सर एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से भाग करके। जब टोटल को हम नंबर ऑफ यूनिट से भाग करते हैं तब हम उसमें औसत निकाल लेते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है। और मार्जिनल मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया जब टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको क्या कहेंगे सर, टोटल यूटिलिटी में या फिर एडिशनल यूटिलिटी। जितनी एक्स्ट्रा होगी, जो ऐड होगी उसमें, उसको हमने एडिशनल कहा है, एडिशनल यूटिलिटी। तो क्या कहा जाएगा, कुल उपयोगिता में परिवर्तन या अतिरिक्त उपयोगिता, कुल उपयोगिता में परिवर्तन या अतिरिक्त उपयोगिता। और इसको निकालने का तरीका आप जानते हो कि सर डिफरेंस निकालना होता है। इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कि हमारा जो MU निकालना है, मार्जिनल n नंबर का, उसके टोटल के n से उससे पहले वाले का एक n माइनस कर, जो अब तक पढ़ा बिल्कुल वही करना है इसमें भी। मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, एवरेज कभी शून्य ऋणात्मक नहीं होगा,
एम यू सदैव घटता है मार्जिनल, और एम यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब एक आखिरी बात समझना, फिर इसमें और क्या पूछेगा, एक तो डिफरेंस ही पूछ लेगा, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, ये बताना। एक लास्ट बात ये है, अब देखो यहां पर पूछेगा, मान लीजिए यूनिट में लेता हूं 1 से लेकर 7 तक, 8 तक, जो भी लेना है ले सकते हैं। मैंने कहा जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है 1 से मिली 10, जो मार्जिनल है डिफरेंस पहले से मिली 10, तो टोटल हुई 10। मैंने कहा दूसरे से जो मिलेगी बढ़कर, ध्यान रखना, दूसरे से जो मिलेगी वो पहले वाले से कम होनी चाहिए, यानी पहले वाले से 10, दूसरे से 8, तो टोटल हो जाएगी 18। तीसरे वाले से और कम 6, तो टोटल हो जाएगी 24। फिर और कम 4, तो टोटल हो जाएगी 28। फिर और कम 2, तो टोटल हो जाएगा 30। फिर और कम 0, तो ये भी हो जाएगा 30। फिर और कम -2, ये हो जाएगा 28। यही कहा ना मैंने कि जो मार्जिनल है वो हमेशा घटता है, ठीक है, और जो टोटल है उसकी बात हो गई। और एयू निकालना चाहते हैं, तो एयू कैसे निकलेगी? 10 है टोटल, उसको 1 से भाग करा 10, 18 को 2 से भाग किया तो 9, 24 को 3 से भाग किया तो 8, 28 को 4 से भाग किया तो 7, 30 को 5 से भाग किया तो 6, 30 को 6 से भाग किया तो 5, और 28 को ही 7 से भाग किया तो 4। ये एवरेज बने। अमूमन जो आपके एग्जाम में सवाल आता है वो आता है एमयू व टीयू में संबंध, यानी सवाल में बस ये पूछेगा एयू एमयू और टीयू में क्या संबंध हो। भाई ये बात समझ में आ रही? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल को नंबर से भाग करके। एमयू कैसे निकालते हैं? डिफरेंस। मैंने बताया था एमयू हमेशा घटता है, जैसे 18 में से 10 घटे तो बचे 8, 24 में से 18 गए तो बचे 6। इस तरीके से निकाला आपने इसे। अब देखो सवाल ये पहला पॉइंट, अगर एमयू पॉजिटिव होगा, यदि एमयू मार्जिनल डिफरेंस धनात्मक होगा, तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी? इफ एमयू पॉजिटिव, अगर एमयू कोई पॉजिटिव नंबर है, देन टोटल यूटिलिटी क्या होगी? दूसरा है, यदि एमयू यानी मार्जिनल 0 हो, तो या तब टोटल यूटिलिटी टीयू क्या होगा? इफ एमयू 0, देन बस ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, टोटल यूटिलिटी। तीसरा है, इफ यदि एमयू ऋणात्मक हो, नेगेटिव नंबर हो, ये लास्ट बात है हमारी, तब टोटल क्या होगा? इफ एमयू नेगेटिव, देन टोटल। तो भाई याद रखना, अगर एमयू पॉजिटिव नंबर है तो डिफरेंस जो होगा, टोटल जो होगा वो बढ़ेगा, टोटल जो होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, टीयू में वृद्धि होगी। आप देख सकते हो भाई, टीयू इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करे, अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो डिफरेंस, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब ये 0 होगा, तब ये मैक्स कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा अपनी जगह, और मैक्सिमम भी हो जाएगा। तब वो अपनी जगह पर मैक्सिमम भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। इसको आप यहां से देखो, ये 30 कांस्टेंट है तभी डिफरेंस 0 आया है, और ये मैक्सिमम भी होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा, तब टीयू इस स्थिर व अधिकतम होगा। और जब टीयू नेगेटिव होगा, तब टीयू घटता है, कम होगा, यानी टीयू डिक्रीज करेगा।
बस इतनी सी बात आपको याद करनी है इसमें सर, यानी जब मार्जिनल जो चेंज है, चेंज पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो टोटल बढ़ेगा, जीरो होगा तो टोटल कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम भी होगा और ऋणात्मक होगा। अब मैं लास्टली इस पे बेस कुछ सवाल कराता हूं आपको, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि एग्जामिनर ने किस तरह से सवाल इससे पहले पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर, उसके आंसर करके मुझे बताइएगा। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इस एक क्लास पर बेस्ड। चलिए देखो, जैसे कि एक सवाल आया हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यह पूछा जा रहा है। पूर्ण उपयोगिता कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब टोटल मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल जीरो होती है तो सही है। जब टोटल डिक्रीज करती है तब मार्जिनल नेगेटिव है, यह भी सही है। जब टोटल इंक्रीज करती है तब मार्जिनल पॉजिटिव है, यह भी सही है। जब टोटल मैक्सिमम हो तो मार्जिनल और एवरेज दोनों बराबर होंगे तो गलत है सर, क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल जीरो होगा और एवरेज उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज जीरो नहीं हो सकता, एवरेज जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत है। और क्योंकि उसने पूछा है गलत बताइए, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, गलत इसमें आपको सेलेक्ट करनी है। ये सवाल जिसे आया हुआ है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है। जैसे जैसे किसी का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता जो हर बार मिल रही है सीमांत उपयोगिता, वो क्या होती जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि वो सदैव कम होती है, हमेशा घटती है। ये मत सोचना पहले घटती है फिर बढ़ती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है, नहीं, हमेशा घटती ही है। आपने बोला है सर, सदैव वर्ड लिखा है हमने, ऑलवेज वर्ड यूज किया है। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं भाई। सीमांत राजस्व मार्जिनल रेवेन्यू किसका नवीनतम जोड़ है। ये आपके एग्जाम के रिसेंट के पेपर में से है। सीमांत राजस्व जो होता है वो किस चीज में जोड़ने को कहा जाता है, किस चीज के लेटेस्ट एडिशन को बोला जाता है। याद होगा आपको सर, जो टोटल रेवेन्यू में और जुड़ता है, डिफरेंस बनता है, जो टोटल रेवेन्यू में जुड़ता है हर बार, वो जुड़ने को ही हमने मार्जिनल बोलते हैं, क्योंकि उसी को डिफरेंस कहते हैं। भाई एक यूनिट बेची 10 रुपए की, दो बेची 18 की, तो 8 जुड़ गया टोटल में, इसी को बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत राजस्व। यही बताया ना मैंने आपको। सवाल है उपयोगिता क्या होती है, वो क्लियर बात याद आ रही होगी सर। उपयोगिता एक ऐसी बात है जो हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक विचार है ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम कोई भी बात कर रहे हैं सर, तब हम ये कह रहे हैं अच्छा, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। क्यों, ये भी मैंने आपको बताया है सर। ये मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसको आप गणना नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इसकी गणना नहीं की जा सकती, गणना वाचक इसको मापा नहीं जा सकता। इसको प्रेफरेंस नंबर दे सकते हो, आप सीक्वेंस दे सकते हो कि वे मान लीजिए 4 प्रकार की डिश रखी है, मुझे इस खाने से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, ये कह सकते हो, लेकिन किससे कितनी मिलेगी उसको काउंटेबल नहीं है वो, इसका मतलब उसकी गणना नहीं की जा सकती। यही सवाल तो देखो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और इन्हीं सवालों के लिए मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ाया कि किस तरीके से आपको याद रखना है एग्जाम में, कि जब भी वो पूछेगा मार्जिनल रेवेन्यू या कोई सी भी बात, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको आंसर करना होगा। होपफुली बीच में क्लास क्योंकि थोड़ी सी अटक गई थी कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, तो अभी इसलिए आपके कमेंट मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे, बट आपने जो बात सुनी है, जो क्वेश्चंस देखे हैं, उससे पता चल जाएगा भाई एग्जामिनर किस तरह का सवाल पूछेगा आपसे।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में शुरू करूंगा डिमांड सप्लाई। पहले आकर मार्केट, प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू, यूटिलिटी आज की क्लास तक का रिवीजन कराऊंगा, देन डिमांड सप्लाई शुरू करूंगा। थैंक यू एवरीवन।